1927 हैदराबाद सिंध में लालचंद किशनचंद अडवाणी का जन्म। हैदराबाद के निकट कराची के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल में शिक्षा। जून 1942 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पहला संपर्क और 5 अगस्त 1947 को अडवाणी आरएसएस की कराची शाखा के सचिव। सितंबर 1947 पार्टीशन के बाद पाकिस्तान छोड़कर अडवाणी पहुंचे अलवर राजस्थान, यहां भी आरएसएस में सक्रिय। अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद अगस्त 1953 में अडवाणी राजस्थान जनसंघ के जॉइंट सेक्रेटरी। 1958 दिल्ली प्रदेश जनसंघ के सेक्रेटरी। 1959 ऑर्गेनाइजर नामक पत्र के असिस्टेंट एडिटर। 25 फरवरी 1965 कमला जगतिया के साथ विवाह। सन 1965 से 70 जनसंघ और जनसंघ के अलावा भी अडवाणी ने विभिन्न पद संभाले। सन 1970 राज्यसभा में प्रवेश। 11 जनवरी 1973 प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनसंघ। सन 1975 इमरजेंसी की घोषणा के बाद बेंगलोर में गिरफ्तार। मार्च 1977 इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री। अप्रैल 1980 आम चुनाव में जनता पार्टी की पराजय, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। मई 1986 अडवाणी पार्टी प्रेसिडेंट। मार्च 1988 एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष। 1989 पहली बार लोकसभा में प्रवेश। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ मंदिर गुजरात से राम रथ यात्रा की शुरुआत। दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद गिरफ्तारी। 18 मई 1997 जैन हवाला केस में बरी होने के बाद बीजेपी की लोकप्रियता को बढ़ाने के प्रयत्न में अडवाणी की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा आरंभ। लालकृष्ण अडवाणी की राजनीति क्योंकि रथ यात्राओं से पहचानी जाती है, हमने मुनासिब समझा कि उनकी नई रथ यात्रा का पहला दिन आपके सामने पेश करें। उनकी राजनीति और उनके नारे हालांकि बदल गए हैं, वो अब भी जाने जाते हैं उस पहली रथ यात्रा से जिसने देश में तूफान मचा दिया था। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसी का अंतिम नतीजा था बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। उस रथ यात्रा का बीजेपी को कितना फायदा हुआ, उसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि लोकसभा में जहां उनकी 2 सीटें थीं, वो 1991 के चुनाव में 119 हो गईं। पर आइए देखें इस नई यात्रा की शुरुआत। इस दिन की शुरुआत हुई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के घर पर, जहां नाश्ते पे बुलाए गए मेहमानों में थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके 2 मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और साहेब सिंह वर्मा, और बाल ठाकरे के बेटे उद्धव। नाश्ते के बाद अडवाणी जी का काफिला रवाना होता है ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान के लिए, जहां से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और क्योंकि इस नई स्वर्ण जयंती रथ यात्रा का एक मकसद है देशभक्ति को जगाना और देश की आजादी के 50वीं वर्षगांठ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दिन याद करना, तो भाषणों से पहले देशभक्ति के गीत सुनाए जाते हैं, वंदे मातरम गाया जाता है और स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत होता है। अडवाणी जी भी भाषण देते हैं और बात करते हैं सर्जरी के क्षेत्र में हुई तरक्की की। चिकित्सा के क्षेत्र में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी में बड़े बड़े चमत्कार आजकल होते रहते हैं। किसी की आंखें चली जाए तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जाता है, किसी की किडनी काम करना छोड़ दे तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लिवर ट्रांसप्लांट कम होता है लेकिन फिर भी होता है। कोई शरीर का अंग नहीं है जिसका ट्रांसप्लांट न होता हो। हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, अब तो भारत में भी होता है, लेकिन अभी तक सर्जरी के क्षेत्र में हेड ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। सर कट जाए और दूसरा कट लगा दिया जाए, पौराणिक काल में जरूर सुना कि शंकर जी ने किया था और गणपति की रचना की थी, लेकिन पॉलिटिकल हिस्ट्री में, आधुनिक पॉलिटिकल की हिस्ट्री में मैं मानता हूं कि देवेगौड़ा जी को हटा करके उसके स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल को बिठा देना, ये हेड ट्रांसप्लांट है। दिल्ली की सरकार और बाकी राजनीतिक दलों पे जमकर हमला करने के बाद अडवाणी जी इशारा करते हैं कि इस रथ यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आंदोलन भी शुरू हो रहा है।
अडवाणी जी का रथ तैयार है और इस रथ में और उस पहली रथ यात्रा के रथ में फर्क एकदम नजर आता है। जहां उस पहले रथ की तस्वीरें और सजावट हिंदू धर्म के चिन्हों से की गई, इस रथ की सजावट में सिर्फ देशभक्ति नजर आती है। जहां उस यात्रा का नारा था जय श्री राम, इस रथ यात्रा के दो मुख्य नारे हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। रथ यात्रा का पहला हॉल्ट है मुंबई के चेंबूर इलाके में, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रक्षा मंत्री प्रमोद महाजन के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। अडवाणी जी क्रेन में चढ़कर शिवाजी की मूर्ति को फूलों का हार पहनाते हैं और तकरीरों का सिलसिला फिर से शुरू होता है। मुंबई से विदा लेकर अडवाणी जी की रथ यात्रा पुणे की तरफ चली, जहां इस दिन की आखिरी आम सभा का इंतजाम किया गया है। पर रास्ते में इतनी सभाएं और थीं, इतना हम रुक रुक के चले कि 3 घंटों का सफर पूरा करने को हमें 9 घंटे लगे। मुंबई के बाद हम रुके पनवेल में। पनवेल के बाद चौक, खोपोली, लोनावला, कामशेत, वडगांव, तालेगांव, चिंचवाड़ और हर जगह तकरीरें, जनसंपर्क। के लिए लगातार कहा जाता है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है, ये तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं और देश भर में मुसलमानों को भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, किसी एक मुसलमान के साथ भी कभी अन्याय नहीं हुआ, बेइंसाफी नहीं। हमारा इरादा तो ये था कि रास्ते में कहीं हम अडवाणी जी के रथ पर चढ़ के उनको इंटरव्यू कर लें, लेकिन इस कोशिश का क्या हुआ आप खुद ही देख लें। अडवाणी जी, आप बार बार आज अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि भारत सबसे पिछड़े देशों में से गिना जाता है। इसके लिए आप कौन सी नीतियों को और किन लोगों को दोषी ठहराते हैं? मैंने जैसे आज भी कहा, संक्षेप में कहा कि इसमें प्रजा का दोष कम है, राजा का दोष ज्यादा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रजा का दोष बिल्कुल नहीं है। खास करके लोकतंत्र में तो राजा प्रजा ही चुनती है, तो वो भी एक दोष है। लेकिन उसके अतिरिक्त भी पिछले इन 50 सालों में सभी क्षेत्रों में चरित्र की गिरावट हुई है। यात्रा शुरू होने के ठीक 9 घंटों बाद हम पूना पहुंचे, जहां अडवाणी जी ने लोकमान्य तिलक के स्मारक का दर्शन किया और फिर दिन की आखिरी आम सभा को संबोधित किया। कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि चुनाव जल्दी होगा, इसलिए आप ये यात्रा कर रहे हैं? मैं उनको कहता हूं कि अच्छा विद्यार्थी वो है कि जो सतत पढ़ता है, अध्ययन करता है। केवल मात्र जब परीक्षा निकट आए तब पढ़ना शुरू करे, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है या उससे पूर्व भी जब भारतीय जनसंघ था, तब भी चुनाव हो कि न हो, भारतीय जनसंघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जनता से संपर्क साधे हुए रहे, मिलते रहे। रही इंटरव्यू की बात, सो वो हुआ रात के 11:30 बजे। अडवाणी जी, जो रिस्पांस आपको आज मिला है, आपको उम्मीद थी कि इतना होगा?
मेरे सारे अनुभव इसी प्रकार के हुए, सभी यात्राओं के, सिवाय उस पहली राम रथ यात्रा के। उसमें भी शुरू में लगभग ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे करके, और वह भी खास करके क्योंकि हमारे कुछ विरोधियों ने उसको बड़ा विकृत करके प्रस्तुत करने की कोशिश की और बहुत सारी बातें कही, उसकी भी प्रतिक्रिया लोगों के मन में हुई कि इस प्रकार की राम रथ यात्रा के बारे में इतना अनाप शनाप कहा जा रहा है। उसका एक रिस्पांस और था। उसमें तो ज्यादा रिस्पांस था कि कम? ज्यादा था, लेकिन कुल मिलाकर के विषय जो हमने लिया है, इट स्ट्राइक्स अ कॉर्ड इन द पीपल। विषय यानी ये 50 साल में क्या हुआ है। हाँ। और स्वातंत्र सेनानी और उनका योगदान, उनके बलिदान, यह जो चीज है वो लोगों को प्रेरित करती है। हालांकि अडवाणी जी की इस यात्रा में सांप्रदायिक मुद्दों का नामो निशान नहीं है, लेकिन अब भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से डरते हैं। गांधी जी, नेहरू जी, वे भी मुस्लिम समाज को आश्वस्त नहीं कर सके कि इस हिंदू बहुल देश में मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं है, भय की बात नहीं है। जिन्ना साहब जो कह रहे हैं कि मुस्लिम हिंदू बहुल देश होगा तो मुसलमान जो है वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए पाकिस्तान बनना चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान मान लिया, वो नहीं कन्विंस कर सके। तो आज तो हिंदू